सकते थे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको 5 W's जो हैं वो आप समझें। 5 W's कौन से होते हैं? वेयर, व्हेन, हु, व्हाट एंड व्हाई। मीन्स वेयर हैपेंड, कहाँ हुआ ये रिवॉल्ट, व्हेन हैपेंड, कब हुआ, हु स्टार्टेड, किसने शुरू किया इसे, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट क्या थे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, एंड वाई रिवॉल्ट टुक प्लेस, और इस रिवॉल्ट को क्यों करना पड़ा। ठीक है। And to understand this particular thing, it's very important that to know was that the only way chosen by the French people कि ये रिवॉल्ट ही एक ऐसा मीडियम था जिससे उनको पीसफुल जो है एक सोसाइटी मिल सकती थी, या इसके अलावा भी कोई दूसरे रास्ते थे। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ। ये थोड़े पहले की हिस्ट्री में आपको बताती हूँ कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। एंड वी नीड टू गो years बैक इन फ्रेंच हिस्ट्री, एंड वी शुड ट्राई टू नो दैट द फ्रेंच सोसाइटल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द स्टेटस ऑफ द किंग। ये जो पूरा चैप्टर है ये बेसिकली 2-3 फैक्टर्स पे ही काम करेगा कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या था और किंग का जो रोल होता है वो क्या था। ठीक है। सो हियर आई विल एक्सप्लेन यू दैट सोसाइटल स्ट्रक्चर, द किंग एंड द पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच, जो उनकी सोसाइटी जिस तरह से उनकी सोसाइटी थी। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट हेडिंग है दैट इज़ कॉजेज लीडिंग टू द रेवोल्यूशन। ठीक है। The French Revolution was started in 1789, and that was a very natural reaction of the entire nation against the democratic rule of the Bourbon King Louis XVI. अब जो किंग लुइस 16 है, ये पूरा जो रिवॉल्ट हुआ था ये इन्हीं के पीरियड में हुआ था, इन्हीं के समय में ये चीज़ हुई थी। तो हुआ क्या कि ये एक सिस्टम था जिसके अगेंस्ट लोगों ने रिवॉल्ट किया। किस प्रकार का सिस्टम था? ऑटोक्रेटिक था। ठीक है। ऑटोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पे कि एक ही रूलर होता है और उसके द्वारा जो बनाए हुए रूल्स होते हैं दैट इट्स मैंडेटरी फॉर द सोसाइटी टू फॉलो। तो उसी में बहुत सारे डिसयूनिफॉर्मिटीज़, बहुत सारी डिससेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होती रहीं, ये सारी चीज़ें इकट्ठा होती रहीं और फिर उन्होंने एक तरह का विद्रोह कर दिया। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, किंग लुइस जो हैं ये 16th किंग थे, द किंग लुइस 16th। इनकी एंट्री होती है, इनको राज्य मिलता है और उस समय इनकी जो एज होती है वो 20 ईयर्स की होती है। एंड ही गॉट मैरिड विद ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। ठीक है। इनकी शादी जो होती है वो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ होती है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? यहाँ तक तो सब समझ में आया। अब प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट होता है जब किंग लुइस गॉट थ्रोन। The moment he got the throne, he found that the royal treasure was empty. उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो राज्य का खजाना होता है, जो राजा का पर्सनल ट्रेजर होता है, वो पूरा एम्प्टी था। ठीक है। वो ख़त्म था, उसमें कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन आया कि वाई इट वॉज एम्प्टी। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई फ्रांस जो है वो बहुत बड़ा एक राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, और वहाँ पे जब किंग का राज्याभिषेक हुआ तो उनका जो ट्रेजर था वो एम्प्टी कैसे था। इसके बहुत सारे रीज़न थे, जिसमें से जो फर्स्ट रीज़न है वो है वॉर। वॉर कैसे? फ्रांस उस पीरियड तक पर्टिकुलरली बहुत सारी वॉर्स को एंटरटेन करता था, बहुत सारी वॉर्स में उसने पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से कोई भी वॉर कंडक्ट करने के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर आर्मी वेल इक्विप्ड। अब वेल इक्विप्ड आर्मी को डेवलप करने के लिए, उनको फीड करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन देम। ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ थी कि बहुत सारी वॉर्स में ये इन्वॉल्व हो रहे थे, जिसकी वजह से इनको अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करना था। आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए इनको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, अदरवाइज़ ये वॉर्स को सक्सेसफुली
प्रोसीड नहीं करते। तो फर्स्ट रीज़न क्या रहा? वॉर। नाउ सेकेंड रीज़न तो जो था वो पैलेस ऑफ वर्सैल्स था, वर्सैलीज था, सॉरी। पैलेस ऑफ वर्सैलीज जो था, वर्सैलीज एक बहुत बड़ा पैलेस था। दैट वाज सच अ ह्यूज पैलेस एंड इट वाज as huge and the maintenance of this palace was a biggest task. अब क्या था, ये जो एक स्टेटस सिंबल था ये फ्रांस के लिए, पैलेस ऑफ वर्सैलीज, जिसकी मेंटेनेंस में जो है बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो खर्च हुआ करता था। तीसरा था, फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प किया था कि वो ब्रिटेन की कॉलोनीज से इंडिपेंडेंट हो जाए। दैट मीन्स अमेरिका में उस समय ब्रिटेन का शासन था, ठीक है। तो अमेरिका ब्रिटेन के शासन में था, उसके अंडर में था। इसको छुड़ाने का जो जिम्मेदारी लिया गया वो फ्रांस के द्वारा लिया गया। अब अमेरिका उस समय इतना फाइनेंशियली पावरफुल नहीं था कि इसमें लगने वाले सारे एक्सपेंसेस को अमेरिका बेयर करता। तो इसमें होने वाला जो भी खर्च था उसको फ्रांस बेयर करता था, जिसकी वजह से जो फ्रांस है उसको एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो अमेरिका को देना पड़ता था उनको सरवाइव करवाने के लिए, ठीक है। सो अब ये जो एक्सपेंसेस थे, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट अ कंट्री विच इज़ इन्वॉल्व इन द वॉर, विच हैज़ इट्स ओन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, विच हैज़ responsibility of other nation to feed them, you can easily understand how difficult that was for a country to accumulate money. अब उनके पास पैसे इकट्ठा करने के सोर्सेस क्या थे? अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पैसे थे, जब उनके पास फ्रांस के पास जो ट्रेजर था, ये उसमें से ही पैसे अपने खर्च करते थे, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम दैट ट्रेजर गॉट एम्प्टी। थोड़े टाइम के बाद वो जो ट्रेजर था वो ख़त्म होना शुरू हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि वो ख़त्म हो गया। ख़त्म तो वो हो गया, लेकिन जो एक्सपेंसेस थे वो एज इट इज़ थे। अब इसको फुलफ़िल करने के लिए, अब इन एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए फ्रांस को क्या करना पड़ा? फ्रांस को जो मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे लोन लेना पड़ा, ठीक है। उससे उन्होंने बहुत सारा लोन लेना शुरू किया, मीन्स पैसे बोरो करना शुरू किया दूसरे कंट्रीज़ से, जो भी वहाँ पे मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशंस थे। फॉर अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम थिंग्स वर राइट, थोड़े टाइम तक एवरीथिंग वॉज फाइन। फ्रांस की पोजीशन ऐसी थी, फाइनेंशियल स्टेटस उनका ऐसा था दैट दे वर एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली द होल प्रोसेस हैज़ बीन चेंज। अब क्या हुआ? जितने भी मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने क्या किया? 10% इंटरेस्ट जो है वो किसके ऊपर इम्पोज किया? फ्रांस के ऊपर इम्पोज कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स कि 10% इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है अब फ्रांस को देना पड़ रहा था, जो उस पैसे के लिए जो उसने एज अ लोन उठाया था, ठीक है। ये देने के लिए इसको ये जो उसने ऋण लिया था, डेट उसने किया था, उसको भरने के लिए अब उसके पास जो रॉयल ट्रेजर था वो और ज़्यादा ख़त्म होने लगा। क्यों ख़त्म होने लगा? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि पैसे सिर्फ जा रहे थे, फ्रांस के पास ऐसा कोई मीडियम नहीं था जिससे कि मनी जनरेट हो सकता था। इसके साथ साथ इन 3 फीचर्स, जहाँ पे हमने वॉर की बात की, पैलेस ऑफ वर्सैली की बात की, अमेरिकन कॉलोनीज़ को फ्री करने की बात की, इन सब के अलावा जो इंटरेस्ट उसने लिया था, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस और थे, जैसे कि स्टाफ की सैलरीज निकालना, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको डेवलप करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको सरवाइव करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी। कंस्ट्रक्शंस के लिए पड़ रही थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी। इन सब में जो पैसे लगने वाले थे वो अब फ्रांस के पास नहीं था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आया कि अब ये सारा सिचुएशन हुआ तब जबकि
आपके किंग लुइस 16 जो हैं वो उन्होंने शासन संभाला। ठीक है। सो एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि जब गवर्नमेंट ने ये देखा, यहाँ से आपका मेन जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है उसका हम इनिशिएट करेंगे कि वो कैसे शुरू हुआ। अभी तक हमने ये पढ़ा कि वो क्या रीज़न थे जिसकी वजह से ये जो लॉस हो रहा था, ये जो फाइनेंशियल डेफिसिट था फ्रांस के लिए, वो क्यों हो रहा था। अब हम ये पढ़ेंगे कि इसका इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पे कैसे आया। ठीक है। सोसाइटी पे अभी कैसे आया, जो सोसाइटल स्ट्रक्चर था फ्रांस का, जो उनका सामाजिक वर्गीकरण था, वो 3 सेगमेंट में था। ठीक है। बेसिकली उसके 3 सेगमेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको स्टेट्स भी कहा जाता है। उसमें जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी। फर्स्ट जो थे वो क्लर्जी थे, सेकंड जो था वो नोबिलिटी था, और थर्ड जो था ये आपका स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन, पीजेंट्स, मर्चेंट, लॉयर, टीचर्स, ये सारे लोग इसमें आया करते थे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये डिससेटिस्फैक्शन जो है वो कैसे आना शुरू हुआ। ठीक। सो सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि जो फ्रांस का सोसाइटी था वो फ्यूडल इन नेचर था, और इसमें हमने ये देखा कि जो सोसाइटी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। द फर्स्ट वॉज द क्लर्जी, second was nobility, and third was all the businessmen, merchant, court officials, lawyers, peasants, artists, small peasant, landless laborers, servant, and all form of third state. ठीक है। So the society was divided into the privileged and non-privileged classes. ये तो 3 हमने आपको सेगमेंट बताए जिसमें इनका समाज बटा हुआ था। ठीक है। अब एक और सेगमेंट था जिसमें कि प्रिविलेज और नॉन प्रिविलेज क्लास था। प्रिविलेज का मतलब किसी भी तरह के विशेष अधिकार जो एक एक वर्ग जो है वो एंजॉय करे, और दूसरा वर्ग उसको नहीं एंजॉय करे। तो जो प्रिविलेज क्लास था उसको बहुत सारे ऐसे राइट्स थे, अथॉरिटीज़ थी, रॉयल्टी मिली हुई थी जिसको वो एंजॉय करते थे। उनकी लाइफस्टाइल बहुत लग्जूरियस हुआ करती थी, बहुत लाविश होती थी। और जो नॉन प्रिविलेज क्लास हुआ करता था, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि नॉन प्रिविलेज क्लासेस के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज होते थे, बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसी थी जो नहीं एंजॉय करने को मिलती थी। ठीक है। अब हुआ ये कि जो प्रिविलेज सेक्शन है उसमें मैंने जैसे बताया क्लर्जी और नोबिलिटी, ये 2 लोग आते थे। क्लर्जीज वो हुआ करते थे जो कि चर्च को बिलोंग करते थे। नोबिलिटीज़ वो हुआ करते थे, या नॉबल्स वो हुआ करते थे जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन को बिलोंग करते थे, राज परिवार को, राजघरानों को बिलोंग किया करते थे। मिनिस्टर्स हुआ करते थे इसमें, बहुत हाई क्लास लोग हुआ करते थे इसमें। ठीक है। ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी हैं ये टोटल पॉपुलेशन का 10% हुआ करते थे। 90% किस सेक्शन में फॉल होता था, 90% फॉल होता था आपके थर्ड स्टेट में, जो कि आपका स्मॉल और मीडियम बिजनेसमैन और बाकी जो मैंने आपको बताया उसमें ये लोग हुआ करते थे। तो बेसिकली जो क्लर्जी हुआ करते थे, जो चर्च से रिलेटेड लोग होते थे, उनका ऐसा मानना था कि वो क्या है, वो भगवान के दूत हैं। उनको जो है गॉड ने भेजा है, वो गॉड के मैसेंजर्स हैं, वो गॉड के सन हैं। ऐसी ही कुछ मान्यता जो है उस समय किंग लुइस की थी। किंग लुइस का मानना ये था कि जो भी राजा होता है, राजा सबसे महान होता है, और राजा क्या होता है, भगवान का दूत होता है। इसलिए उसे सारी सुख सुविधाएं, जितनी भी सुविधाएं हैं उसको एंजॉय करने का बाय बर्थ राइट होता है। ठीक है। ये हमने यहाँ पे पढ़ा इतनी चीज़ें। अब क्या हुआ कि क्लर्जी और नोबिलिटी तो हमने पढ़ा भाई कि वो तो बड़े बहुत रॉयल लाइफ एंजॉय करते थे, सब कुछ उनके लिए बहुत अच्छा था। आते हैं कि हाउ दिस डिससैटिस्फैक्शन रोज। अब ये जो डिससैटिस्फैक्शन है जो लोगों में हुआ, जिसने कि जो रेवोल्यूशन है उसको प्लांट किया, वो क्यों था। ठीक है। सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि
जो भी रूल्स और रेगुलेशंस थे फ्रांस में वो इक्वल नहीं थे, वो यूनिफॉर्म नहीं थे। हर 5 माइल्स पे जो नियम थे, जो कायदे कानून थे, वो बदल जाते थे। ठीक है, अगर आप एक आम व्यक्ति हैं तो आपके लिए नियम अलग हुआ करते थे। अगर कोई जो है वो क्लर्जी को बिलोंग करता है या नोबिलिटी को बिलोंग करता है तो उसके जो नियम, उसके लिए जो नियम कानून हुआ करते थे वो अलग हुआ करते थे। ठीक है, सो ये वो सारी चीज़ें थी। दूसरा फैक्टर क्या था कि जो टैक्स इम्पोज किया गया वो सबसे ज़्यादा इम्पोज किया थर्ड कैटेगरी पे, जो कि मिलकर बना था पुअर पीजेंट से, लैंडलेस फार्मर्स से, इन सारे लोगों से। बाकी जो अपर क्लास था वो क्या करते थे, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस थे। उनको जो प्रिविलेज मिला था वो उनके बर्थ के बेसिस पे मिला था। ठीक है, तो उनके ऊपर कोई भी टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं किया जाता था। अपर क्लास के जो प्रिविलेज होते थे वो क्या होते थे, वो टैक्स फ्री रहते थे, उन्हें किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो रॉयल फैमिलीज़ होती हैं उनको मिलने वाले अधिकार एंजॉय करने का हक होता था उनको। उनकी लाइफ बहुत ही लाविश होती थी, लग्जूरियस होती थी, कोई टेंशन नहीं थी उनको। फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये लोग तो बहुत सेटल थे, इनको तो कोई इशू नहीं था। तो पहला दो हमने मेन रीज़न क्या पढ़े, पहला तो जो सोसाइटल स्ट्रक्चर था उसमें जो नॉन प्रिविलेज्ड सेक्शन था वो अपने आप को बहुत ही अनकंफर्टेबल पाता था, उसको लगता था कि उसके साथ जो है वो जस्टिस नहीं हो रहा है। दूसरा क्या था कि जो टैक्स इम्पोज किया जाता था वो बहुत हाई था। अच्छा, अब क्या था, अब हम एक फैक्टर और पढ़ेंगे जिसमें जो क्लर्जी थे, मतलब जो चर्च के लोग थे, वो क्या करते थे, पूरे फ्रांस का 60% लैंड उन्होंने कैप्चर किया हुआ था। ठीक है, पूरे लैंड को उन्होंने कैप्चर किया था और वो अपने अकॉर्डिंग उस लैंड को यूज़ करते थे। बाकी का जो लैंड था वो इन्हीं लोगों के पास था, जो 90% पॉपुलेशन थी गरीबों की। लेकिन जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप हुआ करता था उसका जो 10% है वो फार्मर्स को किसको देना पड़ता था, क्लर्जी को देना पड़ता था। वहाँ पे उन्होंने दिया, बाकी जो बचा वो नोबिलिटी लेकर गए। फिर बाकी जो बचा उसमें बहुत तरह के और टैक्सेस भी इम्पोज होने के बाद फाइनली उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। अच्छा, इसी तरीके से कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इन गरीब लोगों के ऊपर लगाए हुए थे, जिसको फुलफिल करना मैंडेटरी था, कंपल्सरी था कि वो इन टैक्सेस को पे करें। ठीक है, अब ये टैक्सेस थे, पहला थाई, दूसरा टेल। ठीक है, थाई को हम प्रोनाउंस, इसका स्पेलिंग है TITHE, और टेल का है TAILLE। ठीक है, ये वो दो टैक्सेस थे जो कि चर्च के द्वारा आम लोगों पर लगाए गए थे। थाई में क्या था, इन दिस द 10% of total agricultural produce must serve to the church. Now imagine the pressure of the common man, the person who is working so hard in the field, a person who hasn't any land to work on, the person is landless and already working under a landlord or the owner. So what he has to do, he has to work throughout the day, he has to grow up the crop, and at the end of the day he has nothing to feed his family. So we can understand this, the kind of frustration those people were going through. ठीक है, अब थाई में क्या है, थाई एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, इसको भी जो है वो गरीबों के ऊपर लगाया गया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं, टबैको पे टैक्स था, सॉल्ट पे टैक्स था, जो कि इन गरीब लोगों को लगाया गया। अब क्या हुआ, जो ह्यूमन है, जो हम और आप हैं, हमारी सबसे बड़ी नीड क्या है, फूड। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भोजन मिलना चाहिए। अभी कैसे ये स्कार्सिटी शुरू हुई, कैसे ये सारा कुछ इतना वर्स होता गया। 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी दैट वाज 23 मिलियन। 1789 में ये 28 मिलियन हो गई। ठीक, 28 मिलियन पॉपुलेशन तो बढ़ी, लेकिन पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ ही जो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था, जो क्रॉप, जो ग्रेन प्रोडक्शन होना चाहिए था, जो बाकी चीज़ों में वृद्धि होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही थी अब। ठीक है, अब क्या हुआ कि
ये लोगों ने ये देखा कि अब खाने की जो होती है वो बहुत ज़्यादा कमी होने लगी, ठीक है, बहुत स्कार्सिटी उसकी होने लगी। धीरे धीरे जो उनका स्टेपल फूड है विच इज़ ब्रेड, जो उनका स्टेपल फूड है उस पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स होने लगा। अब क्या हुआ कि उनके पास जो प्रोडक्शन था, जो क्रॉप प्रोडक्शन था, वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हुआ और पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। तो ऑब्वियसली अब आप फीड तो कराएंगे अपनी पॉपुलेशन को, कोई रिसोर्स नहीं है, गवर्नमेंट किसी तरह का सब्सिडी दे नहीं रहा था, उनके ऊपर जो टैक्सेस थे वो अलग से इम्पोज थे, जो डायरेक्ट टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जो है वो इन्हीं 90% लोगों को बियर करना पड़ता था। तो धीरे धीरे ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो एंगर है, एंग्जाइटी है, ये सब इकट्ठा होते होते इसने क्या किया, एक तरह से एक रेवोल्यूशन को जन्म दिया। ये हमने अभी पढ़ा सोशल कॉज, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि इकोनॉमिक कॉज में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ये वॉर में इन्वॉल्व हुआ करते थे। द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट was extremely faulty. The government throughout the 18th century spent beyond its mean in profitless war. जैसे कि मैंने बताया ये जो वॉर्स में इन्वॉल्व होते थे इससे इनका कोई प्रॉफिट नहीं होता था। वॉर में अगर कोई देश जीतता है तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट होता है, उसको लैंड का प्रॉफिट होता है, उसको ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉफिट होता है, उसको नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉफिट होता है। लेकिन फ्रांस जिस तरह की वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था उसमें उसको किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं हो रहा था। प्रॉफिट तो एक अलग मैटर हुआ, बल्कि उसको उसमें क्या करना पड़ता था, बहुत सारा लॉस बेयर करना पड़ता था, जो कि उस समय के जो शासक थे वो इन बातों को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे, ठीक है। फिर आया एक जो मैंने आपको बताया कि अमेरिकन जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था जिसको फ्रांस लीड कर रहा था, उसकी भी फ्रांस को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फ्रांस सिर्फ ये शो करने के लिए ब्रिटेन को कि हम आपसे ज़्यादा सुप्रीम हैं, वो अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलाना चाहता था। नाउ द थर्ड, द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वाज हाईली अनजस्ट एंड impractical and the mode of collecting revenue was expensive and corrupt. Means क्लियर हो गया आपको कि जो टैक्सेशन था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गरीब लोगों पर टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज होते थे, अमीर लोगों के ऊपर वो टैक्सेस नहीं थे। प्लस इसके साथ साथ जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे, जो भी शासक के जो मंत्री थे, जो दूसरे लोग थे, वो बहुत करप्टेड वे में जो है वो उसको कलेक्ट करते थे, जितना टैक्स लगा है उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है। नाउ द नोबिलिटी एंड द क्लर्जी who possessed 40% of the national wealth paid the minimum, and the main burden of the taxation fell on the unprivileged classes or the third state. So all the members of the third state were forced to pay taxes to the state. So these included a direct tax known as thigh and tail, ठीक है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी चीज़ें उनके ऊपर इम्पोज की गई, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नाउ the French government failed to handle the economic problems intelligently. The government persistently followed a policy of meeting the deficit of raising public loans at the high rate. ये मैंने अभी आपको बताया कि जब उन्होंने देखा, फ्रेंच गवर्नमेंट ने देखा कि किसी भी तरीके से उनके पास जो पैसे हैं, जो मुद्रा है, जो धन है, वो आने का कोई रिसोर्स नहीं था, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए उनको सबसे इजी लगा, उन्होंने लोन लिया। लोन के ऊपर फिर वो 10% का इंटरेस्ट दे रहे थे, और वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो भी उन्हीं गरीब लोगों से लिया जा रहा था। तो ये तो हुआ एक इकोनॉमिक फैक्टर इसका। उसके बाद आपके पेज नंबर 6 पे एक पैराग्राफ है, इंटेलेक्चुअल कॉजेज़ और द रोल ऑफ द आइडिया। अब इसमें क्या था कि इसको हम पढ़ते हैं। द 18th century was an age of reason. It witnessed the emergence of the social groups termed as the middle class. These social groups had made huge wealth through an expanding overseas trade and from the manufacturing of wool and silk textile that were exported and were brought by the richer ones as well.
Besides manufacturers and merchants, the middle class also included professionals like lawyer and administrative officials. So all of these believed that a person's social position must depend on his merit and no group should be privileged by birth. देखिए होता कैसे है, एक समय होता है जबकि जो शासक है, जो राजा है, वो डिक्टेटर हो सकता है, वो एरिस्टोक्रेट हो सकता है, तानाशाह हो सकता है। कुछ समय तक एक दो जनरेशन इस तरह की जो व्यवस्था है उसको बियर करती है, उसको टॉलरेट करती है। धीरे धीरे लोगों में इन बातों को लेकर के विद्रोह आता है। अब ये कैसे आता है? शिक्षा एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा मीडियम है जो कि आपको इंटेलेक्चुअल बनाती है, जो कि आप में एक तरह की समझदारी लाती है ये समझाने के लिए कि क्या समाज में गलत है, क्या समाज में सही हो रहा है, हमारा राजा हमारे लिए कितना प्रोटेक्टिव है, हमारे लिए कितना कंसर्न है, या हमारे राजा से हमारे समाज को क्या नुकसान हो रहा है। धीरे धीरे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हम जितना हार्ड वर्क करते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़े से प्रॉस्परस हो रहे हैं, हम थोड़े वेल्दी हो रहे हैं, तो हमें इसका एडवांटेज मिलना चाहिए, हमें रिकग्निशन मिलना चाहिए, हमें समाज में एक स्थान मिलना चाहिए। लेकिन ये सारा किसको मिल रहा था? ये सारी चीज़ें उनको मिल रही थी जो कि या तो क्लर्जी ग्रुप में जिनका बर्थ हुआ था या फिर जिनका बर्थ नोबिलिटी में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें भी विद्रोह का एक बहुत बड़ा रीज़न बनी। ठीक है, उसके साथ साथ आप इसी चैप्टर में जब हम कंटिन्यू करते हैं तो आप बहुत सारे फ़िलोसोफ़र्स भी थे जो ये फ़िलोसोफ़र्स ने ये बताया कि उन्होंने लोगों को अवेयर कराया, उन्होंने लोगों को बताया कि आपके साथ गलत हो रहा है या आपको इसके अगेंस्ट वॉइस रेज़ करनी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ these philosophers played a very vital role in proceeding the revolution. Okay, so now the next heading is influence of the American War of Independence. सो द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये हुआ था आपका 1776 टू 1783। आप ये देख सकते हैं कि ये जो वॉर का द स्पैन ऑफ टाइम वॉज सो ह्यूज। नाउ इमेजिन इफ देर इज़ अ वॉर विच इज़ taking almost 10 years or which is taking almost 6 7 8 years। इतने लंबे वॉर को कंटिन्यू करने के लिए एक बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा लोगों की जानें गई होंगी इसमें, बहुत ज़्यादा लोग बेघर हुए होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों की जो जॉब थी वो ख़त्म हो गई होगी। तो ये वो टाइम था जबकि इस वॉर की वजह से जो, क्योंकि इस वॉर में, अब मैं ये जैसे बता रही हूँ आपको, ये वॉर अमेरिका ने ब्रिटेन के ख़िलाफ़ किया था। किसको सेव करने के लिए? अमेरिका को। ठीक है, तो इसमें जो पूरी आर्मी लगी थी वो किसकी लगी थी? फ्रांस की लगी थी। फ्रांस की आर्मी लगी थी, वॉर हुआ तो डेफिनेटली उसमें हज़ारों लाखों लोग मरे होंगे। अब क्या हुआ कि ये जो लाखों लोग मरे इस वॉर में, ठीक है, ये जो इतना सारा ह्यूमन लॉस हुआ, उन फैमिलीज़ को फीड करने के लिए कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ट नहीं किया था कि उन फैमिलीज़ को कैसे ब्रेड मिले, कैसे उनको भोजन मिले, बेसिक नीड जो है वो कैसे उन सोल्जर्स की फैमिली को मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा इस रिवॉल्ट को स्टार्ट करने के लिए। इसी के कंटिन्यूएशन में ये सारा कुछ तो चल ही रहा था, इसके ही साथ एक तरह का फेमाइन, एक तरह का जो भुखमरी जैसी एक स्टेट आती है जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन बिल्कुल नील हो जाता है, वो एक सिचुएशन भी आई। ये आई 1789 और 1799, मतलब एक साल तक जितने भी सीज़न ऑफ क्रॉप थे वो सारे क्या हो गए? वैनिश हो गए। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो फूड प्रोडक्शन था, जो हार्वेस्ट था, वो बुरी तरीके से ख़राब हो गया। ठीक है, अब क्या था, जो हंग्री लोग थे, definitely there were thousands and lakhs of people who were not getting a bread to feed their families or to feed themselves. They came from the countryside and thrown the capital. They formed violent mob ready to revolt and indulge in violence. It's worth mentioning that while
On the one hand, the masses were dying like insects for want of foodstuff. The members of the royal families, nobles, and the clergy were spending money extravagantly on a life of luxury. So, consequently, the discontent of the peasantry in the countryside and that of the urban masses created a very explosive situation which was kindled into flame by the bourgeois. अभी क्या हुआ कि जैसे हमने बताया कि भुखमरी हुई, जैसे फेमाइन हुआ, इसमें क्या हुआ, जो क्रॉप था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, कहीं पे भी प्रोडक्शन नहीं हुआ. जब आप फ्रांस को पढ़ेंगे तो फ्रांस का जो जियोग्राफिकल स्टेटस है दैट इज़ वेरी कूल, दैट्स वेरी कोल्ड, ठीक है. तो वहाँ पे 2-3 सीज़न जो था वो पूरा जो वेदर था वो इतना ज़्यादा वर्स था कि वहाँ पे किसी भी तरह की फसल नहीं हो पाई, ठीक है. तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अब जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 28 मिलियन हो गई थी. ऑलरेडी उनके पास लैंड नहीं था जिस पर कि वो कल्टीवेट करते, और अब तो उनके पास वेदर भी सपोर्ट नहीं कर रहा था. तो एक समय ऐसा आया जबकि क्या हुआ, जो लोग थे वो सड़कों पर उतर आए क्योंकि अब उनके पास अन्न का कोई भी दाना नहीं था, ठीक है. अब उनके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था कि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को फीड कराते. और दैट वाज अ सिचुएशन विच एक्चुअली बर्स्ट आउट. This situation brought whole of the nation on the roads and compelled them to create a sort of revolt against the French kingdom. ठीक है. एक और dissatisfaction का cause था. One side, the poor people were dying, because of hunger, because of lack of grains. On the other hand, the people who were belonging to the superior classes, they were enjoying all of their lavishness. They were so much comfortable, they had a lot of food to eat, they were extravagant, they had a lot of money to spend on. So this was also a reason, that was also a cause जिसने कि एक तरह का dissatisfaction लोगों के अंदर build किया, ठीक है. So next आते हैं the outbreak of the revolution, ठीक है. सो अभी मैं ये आपको कंटिन्यू करती हूँ.